दोस्तों, आज 30 जनवरी है। आज के दिन ही महात्मा गांधी की 1948 में हत्या की गई थी। दोस्तों, आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, उनको हम नमन करते हैं। गांधी जी के पुण्यतिथि को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली नस्लें शायद ही विश्वास करें कि ऐसे हाड़ मांस से बना हुआ कोई व्यक्ति इस धरती पर रहा होगा। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो पटवारी से IAS तक आने वाले सभी एग्ज़ामों के अंतर्गत एक क्वेश्चन हमेशा गांधी जी से रिलेटेड आता ही है, तो आज हम उसको एक संपूर्ण रूप से तैयार करेंगे। एक एक चीज़ को मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन आए हैं वो अंतिम रूप में हम उसको भी देखेंगे। इसलिए आज का वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है और आपके जो दोस्त कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अब मैं समय आपका नहीं लेता हुआ सीधा गांधी जी के एक एक चीज़ को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं गांधी जी का जीवन परिचय। क्या देखते हैं? गांधी जी का जीवन परिचय। चलो दोस्तों, गांधी जी का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 को गुजरात के पोरबंदर, जो काठियावाड़ रियासत के अंतर्गत था, वहाँ पर हुआ था। उनके बचपन का नाम मोहनदास था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनके पिताजी का नाम था, वो क्या था? करमचंद गांधी। आप सभी को जानकर ये खुशी होगी कि 2 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उनके बाद बचपन में उनके पिताजी जो थे वो काठियावाड़ की पोरबंदर और राजकोट के दीवान रहे, तो गांधी जी का भी राजकोट जाना हुआ और राजकोट में उन्होंने एजुकेशन प्रारंभ की। उनका शादी थी वो बहुत ही कम एज के अंतर्गत हुई। 1882 में कस्तूरबा नामक लड़के के साथ उनकी शादी हुई, जो बाद में बहुत बड़ी महिला आंदोलनकारी और सत्याग्रह भी रही। उनको आप जब आप पढ़ते हो या कहीं आपको लिखते हो तो राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका जहां पूछा जाता है वहां पर आप यूज कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि 1887 में वो लंदन गए। लंदन में क्या करने गए थे? बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सी डिग्री ली थी, तो उसमें बैरिस्ट्री यानी वकालत करने के लिए गए थे। उसके बाद 1891 में वो वापस आ गए। क्या किया? वापस आ गए। कहाँ वापस आ गए? भारत वापस आ गए। ठीक है, तो 1891 के अंदर वो वापस आए। उसके बाद 1893 में वो एक पारसी फर्म थी सेठ अब्दुल्ला एंड कंपनी, उसका केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए। उसके बाद वहीं से उनके जीवन का संघर्ष शुरू होता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज रहते हैं और जो किताबें होती हैं उसमें भी एक व्यवस्थित रूप से चीज़ें क्लियर नहीं होती है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना है ताकि हम आपको ये जो एक जानकारियाँ हैं एक सीरीज वाइज और एक कॉन्सेप्ट के रूप में देना चाहते हैं। दोस्तों, एक बार गांधी जी रेलवे फर्स्ट स्टेशन के जो टिकट पे यात्रा कर रहे थे, एक स्टेशन था, स्टेशन का क्या नाम था? पीटर मारिट्सबर्ग। स्टेशन का क्या नाम था? पीटर मारिट्सबर्ग। याद रखें, उस स्टेशन का क्या नाम था? पीटर मारिट्सबर्ग। यहाँ पर गांधी जी को फर्स्ट क्लास की यात्रा करने के कारण उनको फेंक दिया गया और यही घटना थी जहाँ से एक मोहन था वो महात्मा बनने की कगार पर पहुंचने वाला था। यही वो घटना थी जहां से मोहन का महात्मा का सफ़र प्रारंभ होता है। दोस्तों, तो ये तो बात हो गई उनको फेंकने वाले की। तो यही सीधा क्वेश्चन बनेगा कि कौन से रेलवे स्टेशन में गांधी को फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग। उसके बाद उनके कई चीज़ें हुई और वहाँ पर उन्होंने रहते हुए कई संघर्ष भी किए और हम तभी जीवन परिचय वाला भाग देखते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर रस्किन की, टोल्स्टॉय की किताबें पढ़ने शुरू की। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो इनके राजनीतिक गुरु थे। क्या थे? पॉलिटिकली टीचर्स थे। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले वही थे जो नरम दल के नेता थे और गोखले ने सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? रानाडे थे, जिन्हें भारत का सुकरात भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 जनवरी 1915 तारीख याद कर लो। कौन सी तारीख है? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को भारत की वापसी हुई और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है।
प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद उनको सलाह दी गई कि वो भारत का भ्रमण करें, इसलिए वो 2 साल तक भारत का भ्रमण कर रहे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भारत की समस्याओं को अपनी आंखों से देखा और आंदोलन को बड़े लेवल पर करने के लिए समाहित किया। अब हम देखते हैं क्या होता है कि उन्होंने 1900 जो एक तरह से 17 में भाग ले लिया था, लेकिन भारत के इतिहास का जो मोटा मोटा विभाजन किया जाता है उसके अंतर्गत 1919 से लगाकर 1947 वाला जो काल है इसको हम गांधी युग के नाम से जानते हैं। और आज जो तारीख है 30 जनवरी, वही तारीख 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने उन पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। उनकी 2 उपाधियां बहुत ही फेमस है। एक तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने जो दी थी, उनकी जो उनको महात्मा कहा था चंपारण सत्याग्रह की सफलता पर। दूसरी जो पदवी दी थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी, उनको राष्ट्रपिता कहा था। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये हमने देख लिया है गांधी जी का एक तरह से जीवन परिचय। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले भाग में देख लेते हैं कि उनके कौन कौन से आश्रम उन्होंने स्थापित किए। क्या देखते हैं, आश्रम कौन कौन से स्थापित किए। यहीं से सीधे क्यों सुनाएंगे, तो आप बिल्कुल ये आश्रम मैं बता रहा हूँ, इनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी के अंदर या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों उन्होंने जो एक पहला आश्रम बनाया था उसका नाम था फिनिक्स आश्रम। कहाँ पर बनाया था, ये दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत बनाया था। दूसरा आश्रम उन्होंने 1909 या 10 के अंतर्गत टोल्स्टॉय आश्रम का निर्माण कराया था। टोल्स्टॉय एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, उनकी किताबें गांधी जी ने पढ़ी थी, उन्हें गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। यहीं से उनकी जीवन में एक बहुत बड़े बदलाव की चीज़ें आई। तो ये टोल्स्टॉय फॉर्म हो गया 1910। अब हम देखते हैं दोस्तों, अभी हमने पीछे देखा था कौन सी तारीख थी, 9 जनवरी 1915 को वो कहाँ आ गए थे, भारत आ गए थे। तो ये गुजरात के थे। तो गुजरात में अहमदाबाद जो शहर है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद सिटी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत भी है। तो ये कौन सी नदी के किनारे हैं, ये नदी है साबरमती। साबरमती नदी राजस्थान से निकलती है, वही साबरमती बिल्कुल, उसके किनारे पर उन्होंने साबरमती आश्रम का निर्माण किया। और यहाँ से उन्होंने जो सत्याग्रह और अहिंसा की जो नीतियाँ थी, यहाँ पर उन्होंने अपने जो लोग थे उनको समझाना शुरू किया। उसके बाद जो दांडी मार्च होता है 1930 के अंतर्गत, वो यहाँ से निकलते हैं बाहर और उन्होंने घोषणा की कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता मैं कभी वापस लौट के इस आश्रम में नहीं आऊँगा। तो यहाँ पर वो कहाँ गए, सेवाग्राम जो वर्धा महाराष्ट्र में है, जो जमनालाल बजाज का शहर है, वहाँ पर उन्होंने सेवाग्राम आश्रम का निर्माण किया, जहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर बनी हुई है। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं उनके कौन कौन से अखबार थे। दोस्तों अब हम देखते हैं उनके कौन कौन से अखबार थे। तो दोस्तों याद रहे अखबार कौन कौन से थे। तो पहला जो अखबार था वो वहाँ पर था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था, इंडियन ओपिनियन, ठीक है, भारत का पक्ष या भारत का दृष्टिकोण। तो ये उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा, यंग इंडिया, ठीक है। जो ये था, ये अखबार भारत में उन्होंने स्टार्ट किया था और कई भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। ध्यान रहे इस अखबार पर एक लेख के कारण उन पर धारा 124A लगी थी। 124A देशद्रोह कहते हैं, राजद्रोह इसका नाम जाना जाता है। आज भी ये बिल्कुल विवादित के रूप में जानी जाती है। आप सभी को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर जो घटना हुई थी, तो कन्हैया कुमार और उनके साथियों के साथ 124A लगाई गई थी। उसके बाद दूसरा अखबार है नवजीवन अखबार है, जो ट्विटर पे भी काफ़ी सक्रिय रहता है। तो नवजीवन अखबार हो गया। दूसरा हो गया हरिजन। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको गांधी जी ने हरिजन कहा, उनके नाम पर हरिजन अखबार उन्होंने चलाया। उसके बाद हरिजन बंधु। तो ये तो हो गए गांधी जी के द्वारा निकाले हुए अखबार। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं, उनकी पुस्तकें भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं कि गांधी जी की कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो दोस्तों पहली पुस्तक हो गई हिंद स्वराज। कौन सी हो गई, हिंद स्वराज। कौन सी, हिंद स्वराज। ध्यान रहे ये 1909 में लिखी गई थी और ये गुजराती भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी। दूसरी हो गई सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की सबसे बेहतरीन किताब, उनको जानने का सबसे बेहतरीन स्रोत। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि इस किताब को आप पढ़ सकते हो। मैंने इसको पढ़ा है और बिल्कुल बेहतरीन किताब है। इसको, ये उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ये गुजराती के अंदर ही लिखी थी और महादेव देसाई जो उनके सचिव थे उन्होंने इंग्लिश के अंतर्गत इनका ट्रांसलेशन किया। उसके बाद एक किताब है मेरे सपनों का भारत।
उसके बाद है सर्वोदय, सर्वोदय का प्रयोग भी गांधी जी ने ही किया था। उसके बाद है सत्याग्रह, उसके बाद है गीता बोध। गांधी जी गीता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने गीता बोध पुस्तक का लेखन किया। उसके बाद एक और पुस्तक थी राष्ट्रवाणी, क्या नाम है, राष्ट्रवाणी पुस्तक। उसके बाद जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर वो रहे थे, कितने साल रहे, लगभग 21 साल वहाँ पर रहे थे। तो 21 साल के अंदर वहाँ पर उन्होंने क्या क्या किया, किस प्रकार से सत्याग्रह किया, तो हर कोई मीडिया वाले वगैरह उनसे इस पर क्वेश्चन पूछते थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नामक एक पुस्तक की रचना कर डाली। तो ये इनकी हो गई, क्या हो गई, पुस्तकें हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उनके द्वारा किए गए आंदोलन। चलिए दोस्तों, आंदोलन देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे ही वो आए थे भारत के अंदर, तो भारत के अंदर आए 1915 में, उसके बाद गांधी जी ने आंदोलन करना शुरू किया। इसे मैं एक शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ। गांधी जी भारत आए, उन्होंने केक काटा। सी का मतलब हो गया चंपारण, ए का मतलब अहमदाबाद और के का मतलब हो गया खेड़ा, ये उसका क्रम होगा। तो चलो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं चंपारण। तो चंपारण के अंदर पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। चंपारण के अंतर्गत जो कृषि की भारत की सबसे बड़ी समस्या थी, वहाँ पर क्या होता था, जैसे राजस्थान के अंतर्गत बीगोड़ी या फिर बीगोड़ी होती है जो मापने की इकाई, वहाँ पर एक कट्ठा प्रणाली थी। उसमें 3/20 यानी 20 कट्ठे का जो खेत होता था उसमें 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था। तो इसलिए किसान वहाँ के बहुत ज़्यादा परेशान थे और राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति था, उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया कि हमारे बिहार में आप आइए, बेगूसराय के अंतर्गत चंपारण में आइए और हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, किसानों को हिम्मत बढ़ाइए। तो गांधी जी बिल्कुल वहाँ पर गए और उन्होंने यहाँ पर प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। कलेक्टर के द्वारा दिए गए आदेश को उन्होंने नहीं माना और चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये आपको ध्यान होगा कि यह आंदोलन सफल हुआ था और यहीं पर रविंद्रनाथ टैगोर इनसे प्रभावित हो गए, उनको महात्मा कह दिया। दूसरी चीज़ अहमदाबाद मिल। तो अहमदाबाद गुजरात के अंदर शहर है। यहाँ पर जो भारतीय और अंग्रेज़ों के जो कहीं प्रकार की मिलें थी, वहाँ पर जो बोनस वाला और कुछ इश्यू हो गया था मजदूरों के बीच में। तो गांधी जी ने यहाँ पर पहली भूख हड़ताल यहाँ पर की थी। क्या की थी, पहली भूख हड़ताल यहाँ पर की थी और यहाँ पर भी अंतिम रूप से पूंजीपतियों को झुकना पड़ा और गांधी जी की बातें माननी पड़ी। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं खेड़ा किसान। तो खेड़ा भी गुजरात के अंदर ही है। यहाँ पर भी किसानों के जो बढ़ी हुई राजस्व की मांगे थी उनको कम करने के लिए, और अकाल पड़ा था तो राजस्व जो कम करने के उद्देश्य से खेड़ा के अंदर भी एक सत्याग्रह हुआ और गांधी जी ने यहाँ भी सक्रिय सहयोग दिया। और यहाँ पर सरदार जो पटेल थे वो भी गांधी जी से संपर्क में आए और वो उनके बाद हमेशा उनके अनुयायी रहे। तो ये 3 आंदोलन ये हो गए। उसके बाद भारत में एक बहुत बड़ा एक कानून आता है जिसे गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून, ब्लैक एक्ट कहा था। वो था रोलेट सत्याग्रह। एक ऐसा सत्याग्रह जिसमें न दलील न वकील, यानी इसके अंदर आप पर कोई अगर इस पर कार्रवाई ऐसे होती है, आपने कोई काम कुछ भी गलती की हो या नहीं की हो, लेकिन आप पर सीधा अभियोग जलाया जाता था, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत एक बहुत बड़े लेवल पे ये आंदोलन चलाया गया और इसे तो ये एक तरह से गांधी जी का पहला व्यापक आंदोलन हम कह सकते हैं। और इस आंदोलन के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 को जो पंजाब के अमृत शहर के अंदर वैसाखी के दिन जनरल डायर के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यही था वो रोलेट सत्याग्रह, जिसे गांधी जी ने बाद में क्या बोला था, रोलेट सत्याग्रह को एक हिमालयन ब्लंडर भी बोला था। चलिए दोस्तों, ये हो गया रोलेट सत्याग्रह। हम दोस्तों इस पर ज़्यादा डिटेल में क्यों बात नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं आपका टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक है गांधी जी के ऊपर। तो ये हो गया रोलेट सत्याग्रह। उसके बाद दूसरा जो हमारा आंदोलन है वो है असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन बहुत बड़ा गांधी जी के जीवन का सबसे बेहतरीन आंदोलन था और भारतीय नेताओं के द्वारा देखा गया ये आंदोलन था। इस आंदोलन में तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार, पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड और उसके बाद हुई विभिन्न प्रकार की अत्याचार की घटनाएं और स्वराज का लक्ष्य। गांधी जी ने कहा था कि आप मेरा साथ दीजिए, मैं 1 साल में आपको स्वराज दे दूंगा। तो ये एक बेहतरीन चीज़ थी और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। 1 अगस्त 1920 में ये आंदोलन प्रारंभ होता है और दुर्भाग्य की बात थी उस दिन जो लोकमान्य तिलक थे उनका देहांत हुआ। उसके बाद तिलक स्वराज फंड का निर्माण भी हुआ। लोगों ने वहाँ पर कहीं अपने दान देकर आंदोलन को जीवित रखा। ये आंदोलन असहयोग नाम से लगना, असहयोग आंदोलन, तो अंग्रेजों का अपने को समर्थन नहीं करना था। इस टाइप से ये आंदोलन चला लगभग एक तरह से 1922 तक ये आंदोलन चला। लेकिन उसके बाद गोरखपुर ठीक है, गोरखपुर जो जगह है यूपी में, उसके बाद चोरा चोरी एक जगह है, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ गांव के लोगों के द्वारा जो पुलिस स्टेशन था
उस पर उन्होंने आग लगा दी और 12 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मारे गए। तो इस लिए गांधी जी का पता है, गांधी जी के 2 सिद्धांत थे, 2 उनकी आंखें थी, वो थी सत्य और अहिंसा। उस आंदोलन से वो भटक नहीं देना चाहते थे, इसलिए आंदोलन को बारदोली के अंदर मीटिंग हुई कांग्रेस कमेटी की और आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। तो ये हो गया असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा व्यापक और एक खतरनाक आंदोलन देखते हैं, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का तात्पर्य सीधा ये होता है कि हम सरकार की बातों को पूरी विनम्रता के साथ लेते हुए हम नहीं मानेंगे। तो ये दोस्तों जो साबरमती आश्रम अभी पीछे देखा था अहमदाबाद में, वहाँ से 12 मार्च को गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ यहाँ से निकलते हैं और 6 अप्रैल 1930 को डांडी नामक जो अरब सागर के किनारे जगह है वहाँ पर जाकर उन्होंने मुट्ठी भर अपने नमक लिया और इस कानून को तोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि नमक आप अपने खुद से नहीं बना सकते, उस पर टैक्स लगता था। दोस्तों अब आपको हैरानी होगी कि आज भी नमक इतना सस्ता है तो उस टाइम कितना सस्ता होगा। तो क्यों गांधी जी ने नमक को ही जोड़ा? दोस्तों नमक एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खान पान और किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए वो एक आधारभूत ढांचा है। आपने कई बिहार के गाने सुने होंगे जिसमें नून की रोटी बिल्कुल आती है, तो नमक से लोग खाना भी खाते हैं, इसलिए एक तरह से ये जुड़ी हुई चीज़ें थी लोगों से, इसलिए उन गांधी जी ने इसको चुना था। ये आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रभावित हुआ, तो इस तरह से ये आंदोलन हुआ। अब हम आंदोलन देखते हैं, गांधी जी का एक तरह से अंतिम आंदोलन कह सकते हैं, वो था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। इस आंदोलन गांधी जी ने बहुत ही अपनी जो परंपरागत एक जो छवि थी उसके आगे जाकर उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। ये थी भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 के अंतर्गत होता है। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान के अंतर्गत मीटिंग हुई। यहाँ पर गांधी जी ने निर्णय लिया कि आंदोलन किया जाए और इस आंदोलन में नारा दिया गया वो था डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया। और इसका आंदोलन बहुत ही व्यापक स्तर पर यह आंदोलन प्रस्तावित हुआ। और क्विट इंडिया मूवमेंट में एक तो हो गया कौन सा नारा, करो या मरो। दूसरी समांतर सरकारें बनाई गई। समांतर सरकार का मतलब होता है कि अंग्रेजों की सरकार तो है ही, उसके विरुद्ध में भारतीयों के द्वारा खुद की सरकारें बनाई गई, जैसे बलिया, सतारा और तामलुक। और जो सतारा की सरकार थी वो जानकर आपको हैरानी होगी कि 1945 तक भी चली, 3 साल तक यानी चली। ठीक है, दूसरी क्या थी, भूमिगत गतिविधियाँ। तो भूमिगत गतिविधियाँ कैसे, तो जैसे ही 8 तारीख ये हो गई, तो 9 तारीख को भारत के जितने राष्ट्रीय नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए इस आंदोलन को क्या बोलते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन कौन सा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नेता थे वो सारे के सारे गिरफ्तार हो चुके थे, तो जनता ने खुद ने अपना नेतृत्व किया और अपना आंदोलन चलता रहा। भूमिगत गतिविधियों का तात्पर्य था कि जैसे सीधी सी बात है कि उस टाइम क्या चल रहा है, पूरे विश्व में क्या चल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। तो अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत स्थिति पर ऐसी बिगड़े, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कठोर कानून और कठोर जो कार्यवाही शुरू की जा रही थी। इसके विरोध में फिर क्या हुआ था, जो लोग थे यहाँ पर जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, उषा मेहता हो गई, अरुणा आसफ अली हो गई, इन्होंने क्या किया, रेडियो का संचालन भूमिगत रूप से किया, भूमिगत रूप से लोगों को संपर्क किया कि किस प्रकार आंदोलन को हमारे को लगातार जारी रखना है। तो ये हो गया भूमिगत गतिविधियाँ। दूसरा है कर्नाटक मॉडल। इस आंदोलन का कर्नाटक मॉडल बहुत ही फेमस है, ये कई किताबों में आपको नहीं मिला होगा। अगर आप मेंस की इसमें लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर आते हैं। कर्नाटक मॉडल में क्या होता था कि किसानों को बोल रखा था कि दिन में तुम अपना आराम से खेत में काम करो और उसके बाद जैसे ही रात आती है तो अंग्रेजों की जितनी प्रकार की संचार सिस्टम है उसको तुम ध्वस्त कर लो। इसे क्या बोलते हैं, कर्नाटक मॉडल। तो दोस्तों ये बात हो गई उनकी एक तरह से। अभी हमने पीछे देखा उनके क्या क्या आंदोलन उनके द्वारा किए गए। अब दोस्तों अब हम देखते हैं गांधी जी के कौन कौन से संगठन थे। यहाँ से तो सीधा क्वेश्चन आना ही है, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला जो संगठन बना था वो संगठन था नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था, नटाल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था, नटाल इंडियन कांग्रेस। तो दोस्तों याद कर लो आप, नटाल इंडियन कांग्रेस। तो ये नटाल इंडियन कांग्रेस पहला संगठन हो गया 1894 में, कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में। दूसरा हो गया ट्रांसवाल, एक जगह है जो कहाँ पर है, अफ्रीका के अंदर ही है, तो ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो हो गया 1903 में। दूसरा जो अब एक पहला सत्याग्रह जो अफ्रीका के अंदर किया गया था वो था पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध ये। तो यहाँ पर क्या होता था कि अगर जो कोई भारतीय हो वो क्या करते थे, अपने जेब के अंदर एक पंजीकरण किया हुआ प्रमाण पत्र रखना होता था। तो गांधी जी ने सोचा ये कितनी गलत चीज़ है, ऐसे कैसे आप
हमारे ऊपर नियंत्रण ऐसे रूल लागू कर दोगे। तो इसलिए उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। ठीक है, तो इस तरह से कितनी ये संस्थाएं होगी, 3, जो कहाँ पर हुई, अफ्रीका के अंदर गठित। चलिए एक बार वापस देख लेते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 साउथ अफ्रीका, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1903, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा 1906। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं होम रूल जो आंदोलन था 1916 के अंदर चालू हुआ था, जिसे कौन कौन से गाइड कर रहे थे, एक तिलक, दूसरे एनी बेसेंट। वो आंदोलन जब आगे बढ़ा तो 1919 में गांधी जी ने इसे सत्याग्रह सभा नया नाम देकर समाहित कर दिया। ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है। उसके बाद जो हरिजन सेवक संघ और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932, ये भी गांधी जी के द्वारा किए गए 2 संगठन थे। अभी हमने क्या देखे हैं, ये प्रमुख संगठन देखे हैं, एक साथ हमने संगठन अभी देख लिए। तो ये संगठन पे आप आराम से लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये किसी भी एग्जाम के अंतर्गत ये तो आएगा ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कांग्रेस के साथ उनके क्या संबंध रहे। चलिए दोस्तों क्या देखते हैं कांग्रेस के साथ उनके क्या संबंध रहे। तो कांग्रेस के साथ दोस्तों ध्यान रहे 1901 में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के, आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर जो 1885 के अंतर्गत हुई थी। उनका लगभग साल में एक अधिवेशन होता था दिसंबर में, तो वैसा ही अधिवेशन एक 1901 में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा वाचा अध्यक्ष थे। यहाँ पर गांधी जी ने पहली बार किसी कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लिया, लेकिन यहाँ पर एक दर्शक के तौर पर हिस्सा लिया था, बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ था नहीं। उसके बाद आपको एक मात्र कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहाँ पर गांधी जी ने अध्यक्षता की। तो ध्यान रहे वो कौन सा था, 1924 में, बेलगांव कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने अध्यक्षता करी और यहाँ पर एक मुख्य चीज़ हुई थी, वो क्या थी, गांधी जी छुआछूत और जातिवाद के विरोधी थे, इसलिए वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, अस्पृश्यता विरोधी प्रस्ताव को पारित किया गया। दोस्तों ध्यान रहे उसके बाद 1920 में कांग्रेस का एक उन्होंने नया संविधान निर्मित किया कि किस प्रकार से कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा, जो उन्होंने भाषाई आधार पर एक तरह से निर्मित किए थे, कैसे कैसे सदस्यता की शुल्क रहेगी, कैसे कैसे हमारे निर्णय लिए जाएंगे, एक तरह से नया संविधान बनाया, जो इससे पहले कब बना था, 1908 में बना था। तो कांग्रेस के ये बातें हो गई। इससे कई बार क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी इस पर क्वेश्चन आ रखा है, बाकी आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें इस पर क्वेश्चन आता ही है। चलिए दोस्तों अब कुछ विशिष्ट फैक्ट देख लेते हैं। विशिष्ट में क्या है दोस्तों, आप सबको ध्यान होगा कि गांधी जी थे वो अंग्रेजों के एक तरह से समर्थक थे। समर्थक कहने का तात्पर्य ये था, वो चाहते थे कि जो हम आज़ादी ले रहे हैं वो एक जो अलग ढंग से ही लेनी चाहिए, उनका सहयोग करते हुए लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रथम जो विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से 1919 के बीच में, जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है विश्व के अंतर्गत, वहाँ पर गांधी जी ने इसका समर्थन किया था और भारतीय जो वॉलंटियर थे उनको बोला था कि आपको युद्ध में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रहे, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। दूसरा एक फैक्ट है, आप सबको ये जानकर हैरानी होगी कि जब भारत के कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के बाद क्या निर्मित की गई थी, संविधान सभा। तो संविधान सभा में देश के सबसे बड़े के बड़े नेता उसके सदस्य थे, लेकिन ध्यान रहे आपको और याद रहे आपको कि महात्मा गांधी और एक जिन्ना, ये 2 संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दूसरी चीज़, जो 1927 में जब साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध किया गया, तो गांधी जी ने उन पर सक्रिय सहयोग रूप से भाग नहीं लिया था। दूसरी चीज़ दोस्तों ध्यान रहे, अभी हमने पीछे देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये चलता जा रहा था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी, नेहरू की रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू के द्वारा निर्मित नेहरू रिपोर्ट भी आ गई थी। उसके बाद कई सारे संविधान सुधार की बातें की जा रही थी। तो जो वहाँ भारत के तत्कालीन जो वायसराय थे इरविन, उन्होंने गांधी जी को प्रस्ताव दिया कि क्यों नहीं हम बैठ कर एक बात करें। तो यही एक बैठक हुई थी 5 मार्च 1931। कब हुई थी, ये तारीख याद कर लो, 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और यहाँ पर गांधी और इरविन के बीच में वार्ता हुई। यहाँ पर हुआ था कि गांधी जी इस आंदोलन को स्थगित कर देंगे और जो गोलमेल सम्मेलन होता था, जैसे क्या बोलते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है, यहाँ पर भारत के नया एक जो विधेयक लाना था या नया संविधान लेके आ रहे थे, उसमें क्या क्या नई चीज़ें जोड़नी है, क्या क्या करनी है, इसलिए ये बुलाया गया था। तो दोस्तों ध्यान रहे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने आंदोलन को वापस लिया और सेकेंड गोलमेल सम्मेलन में वो गए। तो प्रथम और थर्ड में कांग्रेस ने बहिष्कार किया, 3 गोलमेल सम्मेलन हुए थे। ठीक है, उसके बाद ध्यान रहे, तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, वहाँ पर उन्होंने एक घोषणा कर दी थी कि जो अभी हमारे पास जो हमने 1909 वाला एक्ट था, 1909 वाला भारत शासन अधिनियम, उसमें आपको
ध्यान रहे कि जो मुसलमानों के लिए पृथक जो मतदान आया था, उसके बाद सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए भी ये प्रावधान किए गए। तो यहाँ पर उन्होंने घोषणा कर दी कि दलितों के लिए भी अलग रूप से मतदान किया जाएगा। ये गांधी जी को बहुत ही गलत लगा। उन्होंने सोचा कि इस तरह से हिंदू समाज आपस में टूट सकता है। तो उन्होंने उस टाइम जो पूना की यरवदा जेल है वो वहाँ पर बंद थे जेल के अंदर, तो यहीं उन्होंने क्या किया, अनशन शुरू कर दिया। तो अनशन शुरू किया और ये बहुत बड़ा विख्यात अनशन हुआ था। और उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में वार्ता हुई 24 सितंबर 1932। याद रहे तारीख के कौन सी है, 24 सितंबर 1932। तो ये जो हुआ था इसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई और जो अलग मतदान की व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया। दोस्तों, दूसरा, गांधी जी एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते थे। उन्होंने वर्धा एजुकेशन रिपोर्ट एक आई थी जिसे जाकिर हुसैन कमेटी ने तैयार किया था। उसमें गांधी जी के महत्व, उनकी बातों की पता चलता है। ध्यान रहे, गांधी जी थे वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, जैसे बोलते हैं मातृभाषा शिक्षा के बहुत बड़े हिमायती थे और शिक्षा में लर्निंग प्रोसेस और सीखने की कला के बहुत बड़े वो मानने वाले थे। उसके बाद दूसरी चीज़, एक चीज़ आती है त्रिपुरी संकट। त्रिपुरी उड़ीसा के शायद उड़ीसा के अंदर एक जगह है जहाँ 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें गांधी जी ने अपनी ओर से पटारबी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहा। किसे? पटारमई सीतारमैया अध्यक्ष। आप बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल आप वीडियो देखिए, इससे देखना। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और उसके बाद आप अपने जितने भी प्रैक्टिस सेट है वहाँ से क्वेश्चन मिलाइए, तो आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं ये हमारी गारंटी है। तो अध्यक्ष बनाना चाहा, लेकिन वोटिंग हुई तो सुभाष चंद्र बोस विजयी हो गए। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी अब हार हो गई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम आपको ध्यान होगा कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जितने भी नेता थे उनके हीरो थे एक तरह से महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया कि गांधी अगर खुश नहीं है तो मैं अध्यक्ष नहीं रह सकता। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने कौन सी पार्टी का निर्माण किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी का निर्माण किया। तो एक तरह से ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो शेष कार्यकाल के जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो कौन थे? वो थे राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ादी की खुशियां मना रहा था, तो देश के अंदर विभाजन के फलस्वरूप दंगों से भड़क चुका था। तो गांधी जी उस टाइम कहाँ थे, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वो बंगाल की यात्रा कर रहे थे और एक तरह से इस चलो दोस्तों, अभी हमने गांधी जी के ऊपर विभिन्न प्रकार की जानकारी ले ली है। अब उनके जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो कथन और सिद्धांत वाला पार्ट आता है, वो अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने साध्य और साधन की कसौटी वाला सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या था कि आप लक्ष्य होता है उसे हम बोलते हैं साध्य, और जो उसकी प्राप्ति के माध्यम होते हैं वो क्या होता है, साधन। तो गांधी जी ने कहा था कि साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की पवित्रता भी आवश्यक है। जैसा कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो होते हैं वो इस तरह से साधनों की पवित्रता को नहीं मानते, बल्कि साधन अंतिम रूप से आप क्या प्राप्त करते हो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गांधी जी का पहला सिद्धांत कौन सा हो गया, साधन और साध्य। ये आपको अगर यूपीएससी की तैयारी करते हो तो केस स्टडी के अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और कई बार इस पर सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरी चीज़ थी ट्रस्टीशिप की अवधारणा, जैसे बोलते हैं न्यायधारिता का सिद्धांत। तो ये क्वेश्चन क्या थी, इसमें क्या होता था कि पूरे विश्व के अंदर दो तरह की विचारधाराएं हावी थी। एक थी पूंजीवादी, दूसरी थी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। तो दोस्तों ध्यान रहे कि इसके बीच में समन्वय स्थापित करते हुए महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी थी। कौन सी दी थी? ट्रस्टीशिप की अवधारणा, जिसमें क्या होता था कि पूंजीपति थे, उनको कहा गया कि आप इस संपत्ति के ट्रस्टी हो, आपको इतना ही यूज करना चाहिए जितना आपकी आवश्यकता के अनुरूप हो। दूसरी जितनी संपत्ति है वो लोगों के जन कल्याण के लिए ही खर्च करनी चाहिए। तो ये कितना अच्छा सिद्धांत हुआ कि एक तरह से दोनों के बीच में समन्वय स्थापित कर दिया। तीसरा सिद्धांत है सात पाप की अवधारणा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता, ये था जैसे कि नैतिकता विहीन राजनीति एक तरह से महापाप है। तो इस तरह से उनकी विभिन्न 7 ये सिद्धांत है। ये 7 आपको नेट पे मिल जाएंगे या मैं आपको बता भी दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। दोस्तों 7 पाप की जो अवधारणा है ये गांधी जी का सबसे बेहतरीन सिद्धांत था। ये केस स्टडी के अंदर आपको लिखने में 7 चीज़ें हैं और 7 उसमें नैतिकताएं है, तो आप आसानी से वहाँ यूज कर सकते हो। दूसरा 11 उन्होंने महाभारत के सिद्धांत दिए थे, जो सत्य, अहिंसा,
अस्पृश्यता निवारण, इस टाइप के 11 ये हो गए। दूसरा हृदय परिवर्तन थ्योरी, इसमें क्या होता था कि आप किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हो, उसे मारने काटने की बजाय उसको नैतिक रूप से आप इतना विरोध करो नैतिक रूप से, ताकि उसका हृदय परिवर्तन हो जाए और वो आपके समक्ष आपके वो मांगे मान ले। दूसरा सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा और सविनय, ये गांधी जी के हथियार थे, हथियार। सत्य अहिंसा सविनय सर्वोदय, इस टाइप्स के उनके सिद्धांत रहे। दूसरा संघर्ष विराम संघर्ष, दोस्तों ये आज के दौर में भी इतना ही प्रासंगिक है और उस टाइम भी ये प्रासंगिक था। गांधी जी ने, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जैसे आप देखोगे गांधी जी ने हर दशक के अंदर, जैसे 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, फिर उसे वापस ले लिया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उसे वापस ले लिया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन किया, वो एक तरह से अंतिम रूप से 1945 तक चलता रहा। तो इसे क्या बोलते हैं, संघर्ष, फिर विराम, उसके बाद संघर्ष। तो यानी पहले संघर्ष करो, उसके बाद आप राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लग जाओ, उसके बाद फिर आंदोलन करो। क्योंकि गांधी जी का मानना था कि लोग हैं वो कितने दिन तक आंदोलन करेंगे। जैसे कोई भी अभी किसान मूवमेंट चल रहा है, आप सोच सकते हो कितने साल तक चलेगा, 1-2 साल, क्योंकि लोग घर जाते हैं, वापस उनको जाना होता है। इस टाइप से आंदोलन ज़्यादा चलता नहीं है। दूसरा, वो एक आत्मनिर्भर और स्वावलंबी और रचनात्मक कार्यों के पक्षधर थे। वो चरखा कातने की सलाह देते थे, हरिजनों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते थे, धार्मिक समन्वय, छुआछूत और उन्मूलन। अब मैं कुछ आपको कथन बताता हूँ, तो चलिए दोस्तों कथन देख सकते हैं। गांधी जी ने, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, अभी हमने पीछे बात की थी, किसकी बात की थी, अभी हमने एक बात देखी थी कि कांग्रेस का अधिवेशन हर साल होता था, तो उसमें गांधी जी ने कहा था कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। तो गांधीवाद क्या है, गांधीवाद ये पूरे सिद्धांत हो गए। दूसरा, एक उनका बहुत बड़ी फेमस लाइन है और इस पर ऐसे भी आ रखा है और ये एथिक्स में खूब सारा आता है कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो वो सबसे पहले तो अपने खुद में लाइए। चलिए दोस्तों, उनके कुछ और विचार देख लेते हैं। पर्यावरण के संदर्भ में उनका विचार था कि आपको उपभोक्तावादी ज़्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही खर्च करना चाहिए। इस पर उनका एक कथन है। वो कथन क्या है दोस्तों, वो कथन इस प्रकार से है कि प्रकृति है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की आसानी से पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच को वो पूर्ति नहीं कर सकती। तो ये उनका ये चीज़ हो गई। दूसरे, भाषा का, अभी हमने शिक्षा वाले खंड के अंदर देखा था कि भाषा के ऊपर वो मातृभाषा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने की बात करते थे। हिंदी को वो राष्ट्रभाषा के रूप में निर्मित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दक्षिण प्रचारणी हिंदी सभा की स्थापना भी की थी। उसके बाद राजनीति के ऊपर उनके क्या विचार हैं, तो दोस्तों जो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखी गई, उसमें उन्होंने संसद को, इंग्लैंड की संसद को एक तरह से वेश्या कहा था। एक तरह से वो इसके विरोधी थे दोस्तों। उसके बाद स्टेट क्या होता है, स्टेट होता है कोई देश है या फिर राज्य ऐसे बोलते हैं, स्टेट जैसे राज्य बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे संप्रभुता, वहाँ की जनसंख्या, क्षेत्रफल और सरकार, ये 4 चीज़ें होती है तो वो राज्य बनता है। तो गांधी जी हमेशा राज्य विहीन क्या बोलते हैं, स्टेटलेस, तो राज्य विहीन एक देश की कल्पना करते थे। और ये दोस्तों ध्यान रहे, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने भी ऐसी अवधारणा दी थी। तो इस तरह से वो गांधी जी और मार्क्स के बीच में समानता भी दिखती है। उसके बाद गांधी जी थे वो पंचायतों के बहुत बड़े हिमायती थे। पंचायतों की, आज हम जितनी भी पंचायतें देखते हैं, हमारे गांव में सरपंच या प्रधान पंचायत समिति पर होता है और ज़िले में जिला परिषद जिला प्रमुख होता है। ये जो पंचायतें होती है, पंचायतें, इन पंचायतों के हिमायती सबसे बड़े कौन थे, महात्मा गांधी थे। लेकिन देश 1947 में जैसे जैसे आज़ाद हुआ तो पंचायतों को हम इतनी हाल ही में उसको नहीं दे सकते थे, इसलिए भारत के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भाग 4 के अंदर आर्टिकल 40 में गांधी जी के सिद्धांत को वहाँ पर रखा गया था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे और चीज़ें देखते हैं। तो वो चीज़ें हैं, अब अभी राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम आ रखे हैं, जैसे रीट हो, कॉलेज लेक्चरर हो, फोर्स गार्ड की हो, चाहे पटवारी, ग्राम सेवक, एसआई, इस दुनिया भर की भर्तियां आ रखी है या फिर आने वाली है। तो उसमें गांधी जी का संदर्भ, राजस्थान के संदर्भ में हम क्या देखते हैं, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो राजस्थान का गांधी किसे कहा गया है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। राजस्थान का गांधी किसे गया, गोकुल भाई भट्ट जो सिरोही से थे, जो नेता थे, उनको क्या कहा गया, राजस्थान का गांधी कहा गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं मेवाड़। तो मेवाड़ जो क्षेत्र है वो दक्षिण का है, उसको तो मेवाड़ का गांधी किसे कहा गया, माणिक्यलाल वर्मा जो प्रजामंडल आंदोलन के बहुत बड़े नेता थे, उनको कहा गया है। मारवाड़, तो मारवाड़ से तो मैं खुद भी हूँ, तो हमारा जोधपुर संभाग इस क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। यहाँ पर जो जयनारायण व्यास थे उनको मारवाड़ का गांधी कहा जाता था। वागड़ का गांधी किसे कहा गया, तो वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा ये जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, वागड़। तो वागड़ का गांधी किसे कहा गया था, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से थे, इनको कहा गया है। उसके बाद एक किसान आंदोलन होता है शेखावटी के अंदर, जहाँ पर चिड़ावा, कौन सी जगह है, चिड़ावा। तो चिड़ावा का गांधी कौन था, प्यारेलाल गुप्ता जी।
प्यारेलाल गुप्ता क्या थे? चिड़ावा के गांधी। तो ये गांधी हो गए। उसके बाद गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है? गांधी जी के खुद के 4 पुत्र थे। उसके बाद 5वां पुत्र किसे कहा जाता है इतिहास में? तो वो कौन है? सेठ जमनालाल बजाज। सेठ जमनालाल बजाज भारतीय राजस्थान के अंदर जितनी क्रांतियाँ या फिर राजस्थान के अंदर जो संघर्ष हुआ था वहाँ पर उन्होंने खूब सारा सपोर्ट किया था। और गांधी जी की जो वर्धा आश्रम जो अभी हमने पीछे देखा था सेवा आश्रम, वहाँ पर भी उन्होंने खूब सारे पैसे दिए थे। और गांधी जी के बहुत बड़े वो भक्त थे। और दूसरे उद्योगपति एक और थे घनश्याम दास बिड़ला, तो वो भी उनके अनुयायी थे। वो अभी हमने पीछे देखा था जो राष्ट्रीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, उनके वो अध्यक्ष भी रह चुके थे। उसके बाद जो निमुचना हत्याकांड हुआ था अलवर के अंतर्गत, इसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था। तो दोहरी डायरशाही किसे कहा जाता है? तो वो निमुचना हत्याकांड को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों एक बिजुलिया किसान आंदोलन हुआ था। क्या क्या नाम है? याद कर लो, बिजुलिया किसान आंदोलन क्या है? तो एक तो ऊपर हो गया निमचना, उसके बाद बिजुलिया किसान आंदोलन। तो बिजुलिया किसान आंदोलन एक तरह से ये भीलवाड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था। तो यहाँ के नेता जो विजय सिंह पथिक वगैरह थे, वो गांधी जी से संपर्क उन्होंने साधा कि इस आंदोलन का नेतृत्व करो या हमारे को कुछ कहो। तो उन्होंने फतेह सिंह जो वहाँ उदयपुर के राजा थे उनको लेख भी लिखा कि इसके पर कुछ चर्चा की जाए, इस आंदोलन की बातों को माना जाए। और उनके जो सचिव थे उनका नाम था महादेव देसाई, उनको भी इस वार्ता के लिए भेजा गया। तो ये राजस्थान के संदर्भ में गांधी जी की विशिष्ट बातें हो गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका सबसे बेहतरीन फैक्ट था और मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन जो 2020 के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, उसकी जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स था यानी आईएएस का प्रीलिम्स था, उसमें ये क्वेश्चन आया था दोस्तों। क्या क्वेश्चन आया था? तो क्वेश्चन आया था कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच समान सहमति पाई जाती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में क्या समानता है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। चलिए दोस्तों यही तो अभी हमने पीछे देखा था, क्या? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। तो यही इसका पहला ही इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विट्ठाल विध्वंस किसके द्वारा लिखी गई? कौन सी पत्रिका है? विट्ठाल विध्वंस। ये दोस्तों ऐसे तो गांधी जी से रिलेटेड ये सीधा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसे हम अगर हम पढ़ने का तरीका सही हो और एलिमिनेशन मेथड जो हम एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं वो सही हो तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जैसे तो ये क्या अभी हमने किताबें देख ली गांधी जी की, तो इसमें आप सीधा लिखते हो गांधी जी तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अगर आपको पता हो तो ज्योतिबा फूले, उनकी क्या थी? गुलामगिरी थी, तो वो भी नहीं है। भीमराव रामजी अंबेडकर थे, उनकी किताबें आपने कई सारी देखी होगी, तो वो भी नहीं है। तो सीधा मतलब इसका मतलब गोपाल बाबा वलंकर इसका आंसर हो गया। तो इस टाइप से कई बार हमारे को करना होता है। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था गांधी इरविन समझौता, जो अभी हमने पीछे देखा था 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ था। उसमें क्या क्या प्रावधान थे? ये क्वेश्चन सीधा रिलेटेड नहीं हो रहा, लेकिन आप इसको देख सकते हो इस राउंड के अंतर्गत। तो पहला था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना। अभी हम पीछे देखा था कि सेकेंड अधिवेशन में गांधी जी गए, तो पहला तो सही हो गया। तो पहला अगर सही होता है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो अगर पहला सही हो गया इसका मतलब क्या हो गया? 3 कट गया और 2 3 4 भी कट गया, इसका मतलब 1 1 2 4 यही आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों दूसरा था कि पुलिस की असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना। दोस्तों ये एक यूपीएससी की बहुत बड़ी भूल थी। असहयोग आंदोलन था वो इंग्लिश में सिविल जो डिसओबेइंग मूवमेंट था यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन था, वो लिखा था और हिंदी में इस तरफ से था। तो ये भी उसमें सही था। पुलिस की ज्यादतियों की जाँच करने तो गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। तो ये जो पुलिस की ज्यादती वाली मांग थी इसको माना नहीं गया था। तो 3 कट गया, तो 3 कट गया, तो ये चीज़ हो गई। इसका मतलब 1 2 4 इसमें रिहा हो गए। केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। और यही सबसे गांधी जी के जीवन का सबसे विवादात्मक माना जाता है। लोगों के बीच में धारणा बन गई कि भगत सिंह की फांसी के लिए गांधी जी ने प्रयास रुकवाने के लिए प्रयास नहीं किया था। तो ये बात उसको माना नहीं गया था, केवल उन्हीं की रिहाई की बात की गई थी जो ये देखते थे। अब दोस्तों देख लेते हैं कि गांधी इस साल का जो मेंस हुआ है, अभी मेंस हुआ है जो जनवरी में, उस पर कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उसमें एक गांधी जी पे क्वेश्चन आया था कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग ये है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, उस पर सीधा क्वेश्चन आया कि स्वयं को खोजने का सर्वोत्तम मार्ग ये है कि अपने आप को अन्य की सेवा में खो दें। चलिए दोस्तों हम भी आपके इसी संदर्भ में लिखे हुए हैं कि हम लोगों की सेवा करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।
अब हम कुछ देख लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ाया जाता है। अगर आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हो, आरएस का अगर मेंस लिखने का आपको मौका मिलता है, पीसीएस वगैरह जहाँ लिखित परीक्षाएं होती है वहाँ पर आप, या फिर एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रहे। तो तुलना तुलना किसके बीच में पूछी जा सकती है, तो गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों में तुलना पूछी जा सकती है। तो इनके विचार आप जैसे आर्थिक में ले सकते हो, सामाजिक में, राजनीतिक में, राज्य में, वर्ण व्यवस्था में और दलितों के उत्थान में, ये विचार का संदर्भ रहेगा। उसमें आप सोच सकते हो और कमेंट में हमें बता सकते हो इस पर कि आप क्या सोच रहे हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्या तुलना हो सकती है, तो ये भी आप उनके भी सेम वही राज्य के संदर्भ में क्या है, उनकी समाज की व्यवस्था में, राष्ट्रीय आंदोलन को करने के संदर्भ में, तरीकों के संदर्भ में आप देख सकते हो। दूसरा, गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या इक्वलिटीज़ थी, वो देख सकते हो। दूसरा, गांधी जी और भगत सिंह इस देश के सबसे बड़े युवा नायक थे, क्रांतिकारी थे, उनके और गांधी के बीच में विचारों में क्या क्या डिफरेंस था। ये विचार एक तरह से ऐसे हो सकते हैं, गांधीवाद और मार्क्सवाद में क्या डिफरेंस था, वो आप इस तरह से इसको जोड़ सकते हो। दूसरा, गांधी थे वो गोखले और तिलक का संयुक्त रूप था। गोखले कौन थे, इनके राजनीतिक गुरु थे। वो क्या थे, वो नरमवादी आंदोलन के प्रेरणा थे, और तिलक थे वो क्या थे, उग्रवादी आंदोलन के प्रेरणा थे। तो इनके बीच में भी आप तुलना देख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में आ रखा है, कई बार हर पेपर में आ सकता है, गांधी जी की वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, क्या प्रासंगिकता है। तो वर्तमान में जिस तरह की समस्या इस पूरे पृथ्वी पर आ रखी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, नस्लवाद हो, इस टाइप की समस्या है, इसके समाधान में जो सबसे एक कोई नेता है या फिर एक कोई विचारक है जिसकी बातों को हम एक तरह से फॉलो कर सके, तो वो एक तरह से व्यक्ति है, वो कौन है, वो व्यक्ति महात्मा गांधी ही है। तो इसलिए उनकी प्रासंगिकता को हम देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि उनकी प्रासंगिकता, अब एक एक क्षेत्र ले लो, जैसे पर्यावरण में क्या प्रासंगिकता हो सकती है। तो अभी हमने पीछे जो एक स्टेटमेंट देखा था कि प्रकृति व्यक्ति की पूर्ति, उनकी आवश्यकताओं की पूर्तियाँ कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। तो ये कितना अच्छा सिद्धांत है, इस टाइप से हो गया। दूसरा, जो हम जैसे कोई व्यक्ति होता है वो अहम करता है, तो उसके लिए गांधी जी का जंतर जो वाला, जो आपने हर किताब की पहले पेज वाला देखा कि मैं आपको एक जंतर देता हूँ, आप काम करते वक्त ये ध्यान रखें, आप निर्णय लेते वक्त ये ध्यान रखें कि जो मैंने सबसे गरीब किसी व्यक्ति को देखा है उसको उसमें कितना फ़ायदा होगा। तो यह वहाँ पर ये वाली बात हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़, उसका राजनीति में उनका क्या 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 प्रासंगिकता हो सकती है, आतंकवाद में, धार्मिक समन्वय में। इस प्रकार से आप एक एक क्षेत्र को सोचें और उसकी प्रासंगिकता पर विचार करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार से एक तरह से गांधी जी के लगभग पार्ट को देख लिया है। तो सबसे पहले हमने गांधी जी के जीवन परिचय को देखा था, उसके बाद उनके जितने अखबार थे, उसके संगठन थे, उनके आंदोलन थे, उनके अफ्रीका के अंदर किए गए प्रयास थे, उनके कितने कथन थे, उनके स्टेटमेंट थे, उनके विचार थे, ये सारी चीज़ें एक तरह से देखी हैं। एक कुछ और फैक्ट अगर रह गए हैं तो वो भी देख लेते हैं। 1930 में जो टाइम मैगजीन है वहाँ पर उनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में भी नामित किया गया। उनका जो प्रसिद्ध भजन था वो था, वैष्णव जन तो कहिए पीर पराई जाने रे। तो ये किसने लिखा था, जो भक्ति काल मूवमेंट के अंदर सबसे बड़े जो भक्ति संत हुए थे, नरसिंह मेहता, तो उनके द्वारा ये लिखा गया था। दूसरी चीज़, जो क्रिस्प प्रस्ताव आया था उनको पोस्ट डेटेड चेक के रूप में भी उन्होंने कहा था। दूसरी बात, खादी के वो बहुत बड़े हिमायती थे। आज भी जो भारतीय खादी जो ग्रामोद्योग है उसके लोगों पर गांधी जी की आपको फ़ोटो मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी लंबा वीडियो भी हुआ है, लेकिन गांधी जी इतना बड़ा टॉपिक है तो इतना तो बनता भी है। आप इस वीडियो का आनंद लें, जो चीज़ें नहीं समझ में आई है वो हमारे को कमेंट बॉक्स में पूछें, और इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो आपको गांधी जी से संबंधित सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आप आनंद लें। और एक सलाह और रहेगी कि ये वीडियो बहुत ही हमने मेहनत से बनाया है, तो आपके जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजो, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।